नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF HCM ASI एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 28 फरवरी 2023 को CRPF HCM के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के दोस्तों 100% रियल क्वेश्चंस लेके हम हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक प्रश्न लेके हाजिर हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए थे। तो जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया है वह पूरी वीडियो ज़रूर देखें और जिन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं वह पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया जाता है। तो दोस्तों अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से बताए हुए प्रश्न फंस रहे हैं। उसकी पूरी जो कि मैं आपको जो कि दिखाऊंगा पूरी जानकारी, यहाँ पे कोई हवा में बात नहीं हो रही है दोस्तों। बिल्कुल मैंने जो बताया है वही क्वेश्चंस में आ रहे हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो ही लाइक करिएगा। इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो अगर ये चैनल आपको जो कि अच्छा लगता है तो ही आप सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपको सब्सक्राइब नहीं करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं नहीं बोलूँगा, अच्छा लगेगा तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट का याद है आप 819473 पे डायरेक्टली आप हमें भेज सकते हैं, या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। PDF फाइल के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से एक फ़ायदा होगा दोस्तों कि वहाँ पे हर दिन का PDF फाइल आपको एक साथ मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से आया था दोस्तों कि विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ रन बनाकर वनडे मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों के किस नंबर पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं। अगर बात करें दोस्तों तो श्रीलंका से पहले उनका स्थान था 6वां और 5वें नंबर पे श्रीलंका के ही खिलाड़ी थे महिला जयवर्धने, ठीक है। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने रन बना के जो कि उनको महिला जयवर्धने को 6वें नंबर पे कर दिए हैं और 5वें नंबर पे स्वयं हो गए हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या पूछा था, श्रीलंका से पहले का पूछा था या फिर श्रीलंका के बाद का पूछा था। अगर श्रीलंका से पहले का पूछा गया होगा तब तो आपका 6वां आपका राइट आंसर होगा। अगर श्रीलंका के बाद पूछा गया होगा तो फिर 5वां आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आपको 5 वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 5 रन बनाने वाले खिलाड़ियों के नाम बता देते हैं। सचिन तेंदुलकर जो कि 463 मैचों में 18,426 रन बना दिए हैं। कुमार संगकारा जो कि 404 मैचों में 14,234 रन बनाए हैं। रिकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने 375 मैचों में 13,704 रन बनाए थे। वहीं बात करते हैं सनत जयसूर्या जो कि श्रीलंका के हैं, 445 मैचों में 13,430 रन बनाए हैं। वहीं बात करते हैं विराट कोहली की तो मात्र 268 मैचों में 12,754 रन बना लिए हैं और विराट कोहली ने हाल ही में महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि T20 मैच में सबसे तेज़ जो है 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं सबसे कम बालों में। तो सूर्य कुमार यादव बने हैं जो कि मात्र 843 गेंदों में उन्होंने ये कारनामा कर दिया है। बात करते हैं दोस्तों T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों के बारे में। तो विराट कोहली जो कि पहले नंबर पे, इन्होंने 4008 रन बनाए हैं। 115 मैचों के 107 पारियों में 84 के औसत से इन्होंने रन बनाए हैं। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे हैं, 3853 रन बनाए हैं। 148 मैचों के 140 पारियों में इन्होंने 31.88% से रन बनाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पे मार्टिन गुप्टिल हैं जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 3531 रन बनाए हैं जो कि 122 मैचों के 118 पारियों में 31.79% के औसत से बनाए हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं बाबर आजम जो कि वर्तमान में पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, इन्होंने 3355 रन बनाए हैं 99 मैचों के 94 पारियों में 41.41% के साथ, ठीक है। वहीं बात करते हैं पॉल स्टर्लिंग की, तो ये जो कि न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं, 3181 रन बनाए हैं 121 मैचों के
120 पारियों में 28.67% के। दोस्तों ये पॉल स्टॉर्लिंग इंग्लैंड के हैं या फिर न्यूजीलैंड के, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हमें भी इनके बारे में अभी पता नहीं है ज़्यादा। आयरन फिंच जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, 3120 रन बनाए हैं इन्होंने 103 मैचों की 103 पारियों में 33.7% के औसत से रन बनाए हैं। डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2866 रन बनाए हैं 99 मैचों की 99 पारियों में 33.45 की औसत से बनाए हैं। मोहम्मद हफीज़ जो कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, 2514 रन बनाए हैं 119 मैचों की 108 पारियों में 26.7% की दर से औसत से बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इन्होंने 2478 रन बनाए हैं 75 मैचों की 64 पारियों में, जो कि इनका औसत जो है सबसे अच्छा है दोस्तों 50.21% का। इयन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे और वर्तमान में इंग्लैंड टीम से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, 2458 रन बनाए हैं इन्होंने 115 मैचों की 107 पारियों में 28.66% के औसत के साथ इन्होंने बनाया है। तो ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का चलाया था या फिर सिक्के का नाम दिया था और पूछा था कि वह सिक्का जो है इल्तुतमिश ने जो चलाया है वह किस तत्व का था। तो चलिए यहाँ से उनसे रिलेटेड सभी चीज़ बता देते हैं। इल्तुतमिश जो कि पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका, जो टका उसने चलवाया था वो चांदी का चलवाया था जो कि लगभग 175 ग्रेन था, तथा तांबे का जीतल चलवाया था, जो जीतल जिसका नाम था वो था तांबे का, और टका जिसने चलवाया था वो था चांदी का। ठीक है, तो अगर टका के बारे में पूछा गया होगा तो चांदी कर सकते हैं और जीतल के बारे में पूछा गया होगा तो तांबा आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, लेकिन दोस्तों आपसे ऐसे नहीं पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि आयरलैंड से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, जो कि आपके ऑप्शंस में नीति निर्देशक तत्व था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लाया गया है। वही बात करते हैं तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत की केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश है, जिन्हें कानूनों और नीतियों को बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये बात कही गई है। बात करते हैं दोस्तों 1937 के आयरलैंड संविधान से। संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को उधार लिया था, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो संविधान के भाग 4 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस सिद्धांत को भारतीय संविधान की नवीन विशेषताओं के रूप में वर्णित किया था। मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान का दर्शन है और संविधान की आत्मा है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि झूरी संगीत किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। बात करते हैं दोस्तों तो भारत के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य में गीतों और नृत्यों का भरमार है। झूरी हिमाचल प्रदेश का एक विशिष्ट गीत है और इसे बहुत मस्ती, हर्ष और उल्लास के साथ गाया जाता है। यह मूल रूप से जो कि विवाहेतर प्रेम संबंध का जश्न मनाते हैं। झूरी शब्द का शब्दाब्दिक अर्थ है प्रेमी, मासूक या फिर प्रिय होता है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक ये लोकगीत जो कि महासू और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में बहुत लोकप्रिय है। झूरी के साथ एक लोक नृत्य किया जाता है जिसे झूमर कहा जाता है और इसे विशेष रूप से केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। झूरी गीत हिमाचल प्रदेश के अन्य सभी लोकगीतों और नृत्य के रूपों की तरह एक लय जो कि स्वयं की विशेषता बताता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि
इसी में से है दोस्तों कि प्रत्येक टुकड़ों को 4 पंक्तियों में गाया जाता है और पहली पंक्ति का अंतिम शब्दांश एक खींची हुई शैली में उच्चारित किया जाता है। तो ये उसी का भाग था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सबसे अधिक धात्विक तत्व है, तो इसका ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि नेपाल की सीमा भारत से कितने किलोमीटर लगती है, तो 1751 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों जैसे कि म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चीन और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश जो कि श्रीलंका और मालदीव को साझा करते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, तो भारत पाकिस्तान सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। भारतीय राज्यों पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात में भारत पाकिस्तान की सीमा है। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड म्यांमार के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बीसीसीआई खिलाड़ियों के लिए 2 फिटनेस मांगों के तौर पे एक तो यो टेस्ट के साथ किसको जोड़ा था, तो बीसीसीआई ने रविवार को राष्ट्रीय टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए 2 फिटनेस मानकों के तौर पे यो टेस्ट के साथ डेक्सा स्कैन को जोड़ा। सभी क्रिकेटरों को इन 2 टेस्ट को अब पास करना होगा। तो डेक्सा स्कैन आपके ऑप्शंस में रहा होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक प्रश्न दोस्तों क्वेश्चंस में डाउट है, 128 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा था या फिर आपसे पूछा था कुछ और। ठीक है, आपसे पूछा था कि ये वाला क्वेश्चन पूछा था क्या, ठीक है, मानक समय। ठीक है, ये बताइए कि मानक समय रेखा किस राज्य से गुजरती है, ये ऐसा आया था या फिर आपसे पूछा था कि 180 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछा गया था या फिर चलिए मैं दोनों बता देता हूँ। अगर 180 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि आइडियल पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है जो पहले दिन और अगले दिन के बीच की सीमा है। 180 डिग्री मध्याय रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में चुना गया था क्योंकि यह ज़्यादातर केंद्रीय प्रशांत महासागर के बीच से चलती हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1884 में वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मध्याय सम्मेलन में तय किया गया था कि जहां 126 देशों ने इसमें भाग लिया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर प्रधान मध्याय जो कि 0 देशांतर या फिर ग्रीनविच लंदन ब्रिटेन के लगभग 180 डिग्री पूर्व या फिर पश्चिम से समय क्षेत्र के संदर्भ बिंदु से दुनिया भर में स्थित है। इसे सीमांकन की रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तिथि रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलती है और पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध के बीच विभाजन को चिन्हित करती है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो राजनीतिक और देश की सीमाओं से बचने के लिए यह सीधा नहीं है, लेकिन यह जिगजैग है। जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो आप एक दिन घटाते हैं, और यदि आप पूर्व से पश्चिम तक की रेखा को पार करते हैं तो आप एक दिन जोड़ते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं, तो तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित नहीं है। प्रत्येक देश उस तिथि और समय क्षेत्र का चयन करने के लिए स्वतंत्र है जिसका वे निरीक्षण करना चाहते हैं। ठीक है, एक का दोस्तों कि जो कि प्रधान मध्याय 0 डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय तिथि 180 डिग्री के बीच भ्रमित न हो एक दूसरे से, ये दोनों अलग हैं। तो हमसे लग रहा है कि भारत में जो कि 0 डिग्री के बारे में पूछा था या फिर किसका पूछा था, कमेंट करके बताइएगा। तवांग मठ कहाँ पर स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं तो तवांग मठ का निर्माण 1680 में मेराक लाला लोद्रे गयास्तों ने करवाया था। वर्तमान में यहाँ 500 से अधिक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। इस मठ को गाल्डेन जो कि नबग्याल लाहात्से के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है भगवान बुद्ध की 28 फीट ऊंची
जो कि प्रतिमा और 3 मंजिल बने सदन। ठीक है, एक प्रश्न यही वाला दोस्तों जो कंफर्म कीजिएगा, देशांतर वाली रेखा कि मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। बाकी इससे रिलेटेड चीज़ें मैं बता देता हूँ। भारत के 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा जो कि 42.5 डिग्री ईस्ट मतलब उत्तर प्रदेश और ईस्ट जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। चूँकि भारत में एक विशाल देशांतर सीमा है, इसलिए भारत की मानक देशांतर रेखा देश के एक मानक समय के रूप में एक देश के एक केंद्रीय मध्यकाल के स्थानीय समय को अपने हेतु ग्रीनविच मेरिडियन से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। मानक समय मूल रूप से एक स्थानीय औसत समय मानक स्थापित है। ठीक है, स्थापित करने के लिए सौर समय या फिर स्थानीय रूप से चुने हुए मध्य यानी देशांतर का उपयोग करने के लिए स्थान पर एकल मानक समय के लिए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर जो कि घड़ियों के तुल्यकालन का माध्यम है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी चीज़ें मैंने बता दी है। एक प्रश्न आया था कि सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किसने किया है, कहाँ पे हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। जी हाँ दोस्तों, इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट टू वेल्थ गोवर्धन योजना के अंतर्गत इंदौर के जो कि देवगुराड़िया स्थित जो कि ट्रेचिंग ग्राउंड में बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। इस गोवर्धन संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन जो कि अलग किए हुए गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की क्षमता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था, तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शिहाबुद्दीन उमर खिलजी आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो खिलजी राजवंश का कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। खिलजी राजवंश में कुल 5 राजाओं ने राज्य किया था। पहला था जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी इसको बोलते थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद वाला का पूछा था जिसका शिहाबुद्दीन उमर खिलजी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उसके बाद 5वें नंबर पर था गयासुद्दीन खिलजी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि विकास का विलोम शब्द क्या होगा, तो विनाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे मिले हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।